वक्तव्य के लिए माननीय श्री अतुल भाई कोठारी जी से प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़े हैं, अधिवक्ता जुड़े हैं, जो अन्य बंधु जुड़े हैं, आप उनका भी मार्गदर्शन करेंगे। माननीय श्री अतुल भाई कोठारी जी। मामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय भाषा अभियान द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में उपस्थित भारतीय भाषा अभियान के राष्ट्रीय संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मेहता जी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति माननीय मूलचंद गर्ग जी, भारतीय भाषा अभियान के केंद्रीय संचालन समिति के सभी सम्मान्य सदस्यगण, कार्यकर्तागण तथा इस संगोष्ठी में प्रतिभागिता कर रहे सभी सम्मान्य अधिवक्तागण, पूर्व न्यायमूर्तिगण, अन्य सभी नागरिक गणों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं भारतीय भाषा अभियान की नई केंद्रीय संचालन समिति के संयोजक सहित सभी सदस्यों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ साथ भारतीय भाषा अभियान को यात्रा को आज यहां तक पहुंचाने वाले ऐसे सभी पूर्व सदस्यों और विभिन्न दायित्व संभालने वाले सभी अधिवक्ता कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि माननीय अशोक मेहता जी ने भी बात यही रखी है कि आज न्यायालयों में स्वतंत्र भारत में जितना भी काम भारतीय भाषाओं में हो रहा है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है और उसका प्रारंभ करने वाले कोई अगर व्यक्ति है, वो महामना थे। उन्होंने भाषा की प्रतिबद्धता बहुत पहले से ही थी उनकी मन। महामना इंग्लिश नहीं जानते थे ऐसा नहीं। उस समय जब महामना ने न्यायालय में कार्य प्रारंभ किया, वकालत प्रारंभ की, तब तो अंग्रेजी न्यायालय में चलती थी और महामना इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे कि अंग्रेज अधिकारी भी महामना को सुनने के लिए आते थे। लेकिन वो महामना कहते थे कि मैं 60 वर्ष से अंग्रेजी जानता हूं, बोलता हूं, लेकिन फिर भी मुझे सहजता तो मेरी मातृभाषा हिंदी में ही लगती है। यानी मातृभाषा का क्या महत्व है, ये महामना के इस वाक्य से हम समझ सकते हैं। और उन्होंने उनका कहना था कि जिस देश की जो भाषा है, उसी भाषा में उस देश का न्याय, कानून, राजकाज और काउंसिल इत्यादि का कार्य होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर आदमी जिस भाषा को बोलते हैं और समझते हैं, उसके द्वारा सारी प्रजा को समझ में ना आए ऐसी भाषा में कार्य नहीं किया जा सकता। और दुर्भाग्य है कि स्वतंत्र भारत में भी यही परंपरा जारी है।
आज देश में वास्तविक इंग्लिश जानने वाले 3-4% से ज्यादा लोग नहीं है। जब यूपीए सरकार थी तब एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बना था। उस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपने प्रतिवेदन में अंग्रेजी की बहुत वकालत की थी, परंतु एक बात उन्होंने स्वीकार किया था उस प्रतिवेदन में कि भारत में सही अंग्रेजी 1% लोग भी नहीं जानते। यानी सामान्य अंग्रेजी 3-4-5% लोग जानते होंगे देश में, लेकिन जिस प्रकार के न्यायालय में अंग्रेजी बोली जाती है उच्च और उच्चतम न्यायालयों में, वो अंग्रेजी तो 1% लोग भी नहीं समझ सकते। तो ऐसी स्थिति में जनता को जनता की भाषा में न्याय नहीं देना न्याय नहीं, अन्याय है। शायद पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि स्वतंत्र भारत में भी न्यायालयों में कार्य के लिए स्वतंत्रता के 70 साल बाद जनता को जनता की भाषा में न्याय मिले, इसलिए कोई भारतीय भाषा अभियान जैसा एक मंच शुरू करना पड़ेगा और अपने ही देश में अपनी भाषाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए आंदोलन संघर्ष करना पड़ेगा। ये शायद मालवीय जी ने भी स्वप्न में कल्पना नहीं की होगी, लेकिन ये वास्तविकता है। और इसी कार्य के लिए भारतीय भाषा अभियान का गठन किया गया। महामना की भारतीय भाषाओं की और हिंदी की प्रतिबद्धता के बारे में माननीय अशोक जी ने काफी बात रखी है, लेकिन उस समय पहले उर्दू फारसी में काम होता था और बाद में अंग्रेजी में काम होने लगा था। उस समय भावना और उस समय के नेतृत्वगण ने मिलकर विचार किया और उन्होंने एक तत्कालीन वहां के प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एंटनी मैकडॉनल्ड, उनको एक प्रतिनिधिमंडल भावना के नेतृत्व में गया। तो मार्च 1898 2 मार्च 1898 और एक प्रतिवेदन किया 60,000 हस्ताक्षर कराकर, और इसमें मांग की गई थी कि न्यायालयों में और प्रारंभिक विद्यालयों में हिंदी भाषा और नागरी लिपि में कामकाज होना चाहिए। क्योंकि वो उत्तर प्रदेश था, हिंदी भाषी प्रदेश था, इसलिए उन्होंने ये बात कही, हिंदी की बात कही। आगे महामना ने कहा है कि इसी प्रकार हर राज्य की जो वहां की भाषा है उसी में ये सारा होना चाहिए। और बहुत कम समय में 1898 में ये प्रतिवेदन दिया गया था और 14 अप्रैल 1900 को 14 अप्रैल 1900 को इसकी स्वीकृति भी मिल गई। यानी 1.5 वर्ष के कार्यकाल में महामना को न्यायालयों में भारतीय भाषा में काम हो, इसकी पहली सफलता प्राप्त हुई थी। इस प्रकार के व्यक्तित्व जिन्होंने एक प्रकार से न्यायालय में भारतीय भाषा की नींव रखी थी, उसी का पुण्य स्मरण करते हुए उसी के रास्ते पर चलने का प्रयास करने वाले भारतीय भाषा अभियान के द्वारा, इसलिए आज उनकी जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय स्तर पर और कल प्रत्यक्ष उनकी जन्म जयंती के निमित्त प्रत्येक राज्यों में इस प्रकार का कार्यक्रम हो, ऐसी अपेक्षा की गई है और इसकी योजनाएं भी बन रही है। स्वतंत्र भारत में राज्यों की रचना भाषा के आधार पर हुई। अब ये सही या गलत इसकी चर्चा हम कर सकते हैं,
लेकिन तथ्य और वास्तविकता ये है कि राज्यों की रचना भाषा के आधार पर हुई। देश की राजभाषा पहली बार हिंदी बनी और ऐसे प्रत्येक राज्यों की अपनी अपनी राजभाषाएं हैं। स्वतंत्र देश हुआ तब 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची की, और अभी वो 22 है। वो वहां की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। गुजरात की गुजराती है, केरल की मलयालम है, तमिलनाडु की तमिल है, असमीज है। वो वहां की जनभाषा भी है, वहां की राजभाषा भी है, वहां की जनभाषा भी है। लेकिन उस राज्य के उच्च न्यायालय, उस राज्य के हाई कोर्ट में वो भाषा वर्जित है, उस भाषा का प्रवेश नहीं हो सकता। ये कौन सा लोकतंत्र है कि लोकतंत्र में जो जनता की भाषा है, राजकाज की जो भाषा है, जिसको अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, लेकिन वो उसी राज्य के उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में उनका प्रवेश नहीं हो सकता है। क्या वो उच्च न्यायालय उस राज्य का हिस्सा नहीं है क्या? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हम सबके सामने खड़ा होता है। इसका जो मूल कारण है कि जब देश स्वतंत्र हुआ तब विचार किया गया कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी यथावत चलती रहेगी, बाद में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी और भारतीय भाषाएं स्थान लेंगी। लेकिन मित्रों, आज तक 15 साल पूरा नहीं हुआ, और इसका कारण यह है कि जो 1963 में 1963 में जो राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, उसमें इसकी बात कही गई कि सरकारी कार्यों और प्रयोजनों के लिए 26 जनवरी 1965, 26 जनवरी 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग पहले की तरह यथावत चलता रहेगा। ये मूल कारण है। इसलिए अनुच्छेद 348 आर्टिकल 348 के तहत उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कामकाज की भाषा अंग्रेजी रहेगी। ये प्रावधान किया गया, ये संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है। लेकिन इसमें एक और बात भी है कि अनुच्छेद 348(2) में लिखा गया है कि उस राज्य के राज्यपाल, स्टेट के गवर्नर, वो प्रस्ताव तैयार करके, रिजोल्यूशन करके महामहिम राष्ट्रपति को भेजते हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय इस पर हस्ताक्षर करेंगे, तो उस राज्य के उच्च न्यायालय में, उस स्टेट के हाई कोर्ट में हिंदी अथवा वहां की राजभाषा, वहां की स्टेट लैंग्वेज, उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ आज 4 राज्यों में वो प्रावधान है, इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। लेकिन देखिए किस प्रकार की हमारे यहां सारी व्यवस्थाएं चल रही है, इसका एक प्रश्न है। ये 4 राज्य में प्रावधान किया गया, मैंने कहा जिस 348(2) के अंतर्गत ये किया गया है, 4 राज्यों में प्रावधान किया गया, तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकता है? जब तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों ने जब इसकी मांग की तो नकार दिया गया। नकारने का कारण बताया गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, वो इसके लिए तैयार नहीं है।
क्या संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए देश की संसद का दायित्व है या न्यायालयों के न्यायमूर्ति का दायित्व है? प्रावधान तो ये है, पद्धति तो ये है, संविधान में ये बात है कि कानून के अनुसार कानून बनाने का कार्य तो संसद करती है, वो ठीक से लागू हो कि नहीं वो देखने का काम न्यायालयों का है। तो फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पूछने का क्या तात्पर्य है? वो अपना मत दे सकते हैं। स्वतंत्र भारत में हर नागरिक अपना मत दे सकता है, लेकिन निर्णय तो महामहिम राष्ट्रपति को यानी महामहिम राष्ट्रपति को सलाह देने वाली कैबिनेट को करना है। तो ये क्यों नहीं किया गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज हमारे सामने। इसी प्रकार साधारण जो कानून संवैधानिक प्रावधान है कि कोई भी राज्य में से एक में से दो राज्य बनते हैं तो दोनों राज्यों में वहां के नियम कानून यथावत लागू होते हैं। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना, लेकिन इन तीन राज्यों में भी, ये चारों राज्यों में मैंने जैसे पहले बताया, उसमें वहां उच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट में वहां की राजभाषा यानी हिंदी को अनुमति है कार्य के लिए, लेकिन उसी से अलग हुए तीन राज्यों में अनुमति नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न उठता है कि ये तो हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, उसके नीचे के न्यायालय, वहां के लिए तो संवैधानिक प्रावधान है कि उस राज्य को निर्णय करना है। उस सारे न्यायालयों में वहां की राजभाषा में काम हो, इसके लिए राज्यों ने नियम कानून बनाने हैं और उसके अनुसार काम होना चाहिए। लेकिन कई राज्यों में आज भी इंग्लिश में काम हो रहा है, वहां नीचे के न्यायालयों में भी। वो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, दिल्ली भी इसमें से एक है, देश की राजधानी में हो रहा है। तो अधीनस्थ और जिला न्यायालयों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 272 और सिविल प्रक्रिया संहिता 137 के अनुसार वहां की राजभाषा में कार्य करने का प्रावधान है। जो प्रावधान है वो क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जब बात आती है, हम लोग ने भारतीय भाषा अभियान का कार्य शुरू किया तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात पहले नहीं कर रहे थे, हम उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की बात करते थे। तो कई लोग प्रश्न उठाते थे कि उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति होते हैं जो जजिस, उनका ट्रांसफर होता है देश में कहीं भी, और ट्रांसफर होता है तो मान लो कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में कोई ओडिशा के न्यायमूर्ति आएंगे तो वो कैसे हिंदी समझेंगे अगर वहां हिंदी में चाहे काम होगा तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि न्याय जनता के लिए है कि न्यायमूर्तियों के लिए? न्याय तंत्र जनता के लिए है कि न्यायमूर्तियों के लिए है?
तो जिस राज्य में अंग्रेज राज में जो होता था कि अंग्रेजों को जो भाषा अनुकूल थी वो अंग्रेज लागू करते थे। इसके पहले मुगलों का शासन था, इसलिए फारसी को भाषा बनाया था राज्य की भाषा, क्योंकि उनकी सुविधा थी शासकों की। तो स्वतंत्र भारत में भी यही हो रहा है क्या? कि कुछ न्यायमूर्ति है उनकी क्या अनुकूलता प्रतिकूलता है उसी को देखा जा रहा है। चलो फिर भी मान लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने भारतीय भाषा अभियान का अध्ययन किया कि किसी भी उच्च न्यायालय में 10% से ज्यादा दूसरे राज्यों के न्यायमूर्ति नहीं है, मैक्सिमम 10% है। लगभग सभी उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट में 2 या 3 इतने जजिस अन्य राज्यों के हैं। तो जब बहस होगी तब मान लो कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में बहस हो रही है और मराठी में जब कोई बहस करना चाहेंगे तो बेंच उस प्रकार की बनाई जा सकती है। मान लो कि वहां का 40 न्यायमूर्ति है उच्च न्यायालय में, तो 3 मान लो बाहर के हैं, तो 37 तो महाराष्ट्र के ही है। तो जब मराठी में बहस होगी तो 37 में से 3-4 जो जितनी आवश्यकता होगी उसकी बेंच बनाई जा सकती है। दूसरी बात यह है कि जब हमारे 800 सांसदों के लिए लोकसभा और राज्यसभा में व्यवस्था की गई है कि कोई किसी भी भाषा में बोले, लेकिन आप जिस भाषा में समझना चाहते हैं उस भाषा में आप समझ सकते हैं। मान लो कि कोई सांसद वहां हिंदी में बोल रहे हैं और सुनने वालों को हिंदी समझ में नहीं आती और अपनी भाषा में सुनना चाहते तो अपनी भाषा में वो उनको ट्रांसलेशन किया जाता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट है व्यवस्था। तो देश की लोकसभा और राज्यसभा में व्यवस्था की जा सकती है 800 सांसदों के लिए। तो 24 उच्च न्यायालय, 24 हाई कोर्ट में ये व्यवस्था नहीं की जा सकती है। जब लखनऊ में एक कार्यक्रम था भारतीय भाषा अभियान का, तो मैंने ये बात रखी। तो अध्यक्षता कर रहे थे माननीय न्यायमूर्ति जी। उन्होंने कहा कि अतुल जी आप हाईकोर्ट तक की क्यों बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्यों बात नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में सारे देश की 22 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने के लिए और सिस्टम करने के लिए सारी, मान लो एक 10-20 करोड़ का खर्च होता है तो 133 करोड़ की जनता को अपनी भाषा में न्याय मिले, इसलिए 10-20-50 करोड़ ये कोई बात मायने रखती है क्या? और आनंद की बात है कि पिछले 5 वर्षों का जो प्रयास हुआ भारतीय भाषा अभियान का, इसके परिणाम स्वरूप कहो या माननीय मालवीय जी के पुण्य से कहो, जैसे माननीय अशोक मेहता जी ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय राज्यों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कर वेबसाइट पर डालना प्रारंभ कर दिया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने तो केंद्र सरकार को भी आग्रह किया है, जब पर्यावरण संबंधित याचिका थी, जनहित याचिका तक, कि आप अभी केंद्रीय काम हिंदी या अंग्रेजी में होगा, इसमें कानून में बदल करिए और अन्य राजभाषाओं में भी कार्य करने का प्रावधान करिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को भी आग्रह किया है। और अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है नई, इसमें भी इस बात का स्वीकार किया गया है कि सब राज्यों में ऑनलाइन और ई लर्निंग भी अपनी अपनी भाषा में करना चाहिए, देना चाहिए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। तो न्यायालयों के लिए क्यों व्यवस्था नहीं की जा सकती?
तो इसका विचार अवश्य। और तीसरी बात यह है कि देश में जो प्रशासनिक सेवा की व्यवस्था है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा ली जाती है और नियुक्ति होती है, जिसको अंग्रेजी में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस आदि कहते हैं, उनकी जिस कैडर में नियुक्ति होती है वो भाषा उनको सिखाई जाती है, उस भाषा का शिक्षण उनको दिया जा सकता है। तो क्यों न्यायमूर्तियों को ये नहीं किया जा सकता है क्या? जब मैंने कार्यक्रम में विषय रखा और तो एक सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति, सेवानिवृत्त माननीय न्यायमूर्ति अपने कार्यक्रम में आए थे, तो उन्होंने बाद में अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि मैं महाराष्ट्र में था उच्च न्यायालय में, और मेरा ट्रांसफर जब तमिलनाडु में होना तय हो गया, स्थानांतर तमिलनाडु में जब हुआ, तो मैंने तमिल भाषा सीखना प्रारंभ कर दिया और मैंने इतनी तमिल भाषा समझ ली, सीख ली कि तमिल में वहां कोई बोलेंगे वहां के लोग तो मैं छोटी मोटी बातें आराम से समझ लूंगा। तो ये सारे प्रावधान किए जा सकते हैं, सारे रास्ते हैं, बस इच्छाशक्ति चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज विल देयर इज वे। हाँ, इच्छा शक्ति है तो रास्ते निकल जाते हैं। प्रश्न ये उठता है इच्छा शक्ति, ये इच्छा शक्ति वर्तमान शासन प्रशासन में निर्माण करने का कार्य, वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति निर्माण करने का कार्य भारत की जनता ने करना पड़ेगा। लोकतंत्र है ना, डेमोक्रेसी है। हमने एक भारतीय भाषा अभियान जैसे एक भारतीय भाषा मंच भी अपना चलता है। भारतीय भाषा अभियान न्यायालय में भारतीय भाषा और इस पर केंद्रित काम करता है, और भारतीय भाषा मंच अन्य सारी बातें, शिक्षा आदि क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं के लिए कार्य कर रहा है। तो उसका पहला भोपाल में हमने राष्ट्रीय सम्मेलन किया था। उस राष्ट्रीय सम्मेलन में वहां के वरिष्ठ मंत्री, शिक्षा मंत्री भी थे, वो आए थे कार्यक्रम में। तो उन्होंने, हम 3 वक्ता बोले, बाद में अंत में वो बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों की सारी बात से मेरी सहमति है, लेकिन उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जब तक आप दबाव, प्रेशर नहीं निर्माण करेंगे तब तक काम नहीं होता है। ये मंत्री मंच से हमारे कार्यक्रम में आकर के वास्तविकता स्वीकार की उन्होंने, उसमें गलत नहीं कहा। कई बार ये भी अनुभव आता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। विषय प्राथमिकता में प्रायोरिटी नहीं आता है। विषय प्राथमिकता और प्रायोरिटी का बने, इसके लिए ही भारतीय भाषा अभियान प्रारंभ हुआ है और इस प्रकार की गतिविधियां और जनजागरण और सब प्रकार का प्रयास कर रहा है। और आनंद की बात है कि इस छोटे से कार्यकाल में भारतीय भाषा अभियान के एक प्रयास के कारण देश में एक वातावरण बन रहा है और कई क्षेत्रों में परिवर्तन प्रारंभ हो गया है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय की बात आई, इसी प्रकार बंगाल का उदाहरण अशोक मेहता जी ने दिया। इस प्रकार गुजरात उच्च न्यायालय ने भी अपने सारे निर्णय गुजराती में अनुवाद करके वेबसाइट पर डालना प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार 3-4 साल के लंबे संघर्ष के बाद, प्रयास के बाद, हरियाणा में भी दिल्ली जैसे ही जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में अंग्रेजी में काम हो रहा था। तो वहां
1 वर्ष पहले ही ये निर्णय सरकार ने किया, राज्य सरकार ने, कि वहां के नीचे के न्यायालयों में, सारे जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में सब में हिंदी में काम करना अनिवार्य होगा। और ये भी आश्वासन दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कि उच्च न्यायालय में भी हिंदी में काम हो। इसका हम प्रतिवेदन, निवेदन महामहिम राष्ट्रपति को भेजने की बात करेंगे। दिल्ली के कई अधिवक्ताओं ने मुझे कहा कि पहले जो न्यायाधीश हिंदी की बात सुनना नहीं चाहते थे, अभी वो न्यायाधीश सामने से कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप हिंदी बात करिए, कोई बात नहीं। ये हमारे भगवान जी बैठे हैं, उनको तो रोज का अनुभव है। तो ऐसे कई अधिवक्ताओं ने मुझे कहा है। तो जैसा वातावरण बनता है, लोकतंत्र तो इसी का नाम है कि जैसा वातावरण बनता है ऐसे लोग और सारा शासन प्रशासन, सारी व्यवस्थाएं चलने लगती है। आवश्यकता है एक वातावरण ऐसा निर्माण करने की देश पर, अन्यथा हमारी सामान्य आम गरीब जनता ठगी जा रही है, लूटी जा रही है। जबलपुर में तब तो भारतीय भाषा अभियान प्रारंभ नहीं हुआ था, शिक्षा शक्ति उत्थान न्यास के माध्यम से एक कार्यक्रम था, पहला कार्यक्रम था न्यायालय में भारतीय भाषाओं के लिए। तो उस कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश माननीय गुलाब कोठारी जी थे मुख्य अतिथि। तो उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं जब मुख्य न्यायाधीश था तो मैंने एक निर्णय किया और जो वहां असील था वो केस हार गया। तो उन्होंने कहा कि बाद में वो असील और अधिवक्ता दोनों चलकर साथ साथ आ रहे थे, उनको मालूम नहीं था कि पीछे पीछे ही। तो असील ने पूछा कि भाई साहब मेरा केस का क्या हुआ? तो अधिवक्ता महोदय ने कहा कि जज साहब ने कहा है कि उपली कोर्ट में जाइए, क्योंकि वो तो बेचारा कुछ समझा नहीं था, हार जीत क्या हुई क्या नहीं हुई, वो तो बेचारा देख रहा था चारा को से बस। तो इस प्रकार हमारी आम जनता लूटी जा रही है, ठगी जा रही है बेचारी। इनके लिए न्यायालय चल रहे हैं, उनको न्यायालय में क्या चर्चा हो रही है, क्या निर्णय दिए जा रहे हैं, वकील साहब क्या बोल रहे हैं, जज साहब क्या बोल रहे हैं, तो उसको मालूम नहीं है बेचारे। तो ये कोई अधिवक्ताओं की लड़ाई नहीं है, ये कोई भारतीय भाषा अभियान की लड़ाई नहीं है। ये देश की 135 करोड़ जनता को अपनी भाषा में न्याय प्राप्त हो, इसी का संघर्ष, इसी का आंदोलन ही है। इसलिए मंच से, भारतीय भाषा मंच के मंच से, इस मंच से मैं आप सभी को, देश की जनता को आह्वान करता हूं, जो भी इस संगोष्ठी में प्रत्यक्ष रूप से या फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से जो हजारों लोग देश के जुड़े हुए हैं, आप सबके माध्यम से मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं कि ये देश के जन जन तक विषय पहुंचाया जाए और देश में एक ऐसा व्यापक जनजागरण किया जाए कि जिससे हमारे देश में जनता को जनता की भाषा में, अपनी भाषा में न्याय प्राप्त हो सके। सौभाग्य से न्यायालयों में परिवर्तन प्रारंभ हो गया है और अभी का शासन भी काफी कुछ अनुकूल है। शासन में बैठे हुए लोग भी, जैसे मैंने शिक्षा नीति की बात की, इस प्रकार विदेश में जाकर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व विदेश मंत्री सब हिंदी में बात कर रहे हैं। तो एक प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनके मन में भी कहीं न कहीं ये विषय होने की संभावना लग रही है।
बस आवश्यकता है एक देश में एक वातावरण निर्माण किया जाए, एक देश में एक आवश्यकता पड़ने पर एक अभियान, एक आंदोलन खड़ा किया जाए, जिसके माध्यम से देश में फिर से हमारे देश की जनता को अपनी भाषा में न्याय प्राप्त हो सके। स्वतंत्रता के 73 साल बाद इस दिशा में बहुत शीघ्रता से हम लोग कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। इतना ही आप सबसे निवेदन, प्रार्थना, आह्वान करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग सब प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इस अभियान का भागीदार बने, इस अभियान में जुड़े और हमारे देश की आम जनता को उनकी भाषा में न्याय प्राप्त हो, इसके लिए हम सब मिलकर अपना अपना योगदान दें। यही आप सबसे प्रार्थना करना। बहुत बहुत धन्यवाद।